आइए बात कर लेते हैं आज पेश होने वाले बजट की। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करने वाली हैं। वित्त मंत्री सीतारमण उनका चौथा और मोदी सरकार का 10वां बजट पेश करेंगी। ये बजट कोरोना महामारी की तीसरी लहर के प्रकोप के बीच आ रहा है। इस कारण बजट के काफी खास होने की भी उम्मीद की जा रही है। तो इस बजट पर पूरे देश की नजरें भी टिकी हुई हैं। जब व्यापारी व्यापार में राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो वहीं आम आदमी को महंगाई से राहत मिलने की आस है, जबकि एक नौकरी पेशा को बजट से आयकर में छूट की उम्मीद है। तो वही बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। उसके बाद अब राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बजट को कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी जाएगी। प्रधानमंत्री से मिलने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच चुकी हैं। बजट की कॉपीज संसद भवन पहुंच चुकी है और करीब 11 बजे ये बजट संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाएगा। इधर को पॉइंट किया। ठीक है, ये तस्वीरें जरा हम दिखा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना चौथा और देश का 10वां बजट पेश करेंगी। राष्ट्रपति से मिलकर संसद भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट की कॉपीज को संसद भवन लाया गया है और साथ ही साथ करीब 11 बजे लोकसभा में यह बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति से मिलने के बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंच चुकी हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। बजट की कॉपीज को भी संसद भवन लाया गया है। कैबिनेट की बैठक में इस बजट को औपचारिक स्वीकृति दी जाएगी। उसके बाद 11 बजे ये बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बजट को लेकर आम से लेकर खास लोगों को काफी उम्मीदें हैं। बजट से बचत की आस लोगों को है। पेट्रोल डीजल के दामों में, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कमी की लोगों को आस है। महंगाई से जूझ रहे हैं, उससे राहत मिलने की आस है। बेरोजगारों को नौकरी की आस है। तो वहीं किसानों को, जिन्होंने इस पूरे कोरोना काल में देश की आर्थिक स्थिति को डगमगाने नहीं दिया, उन किसानों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रूप है ये बजट। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आज संसद भवन में लोकसभा में 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। राष्ट्रपति से मिलने के बाद में संसद भवन पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और खास बात, आज देश का बजट वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश होगा और बाजार खुलते ही, शेयर मार्केट खुलते ही सेंसेक्स 650 और निफ्टी 180 पॉइंट के ऊपर खुला और लगातार शेयर मार्केट में वृद्धि जारी है। आपको बता दें कि बजट से पहले बाजार गुलजार हुआ है। सुबह शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिली है। सेंसेक्स ने 650 अंक की उछाल ली है, तो निफ्टी भी 180 अंक की मजबूती के साथ 17,445 पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि वित्त मंत्री सबकी जरूरतों के मुताबिक बजट को पेश करेंगी। किसानों सहित सभी सेक्टर को उम्मीदें रखनी चाहिए। महामारी के दौरान लोगों की जिंदगी बदली है और जरूरतें भी बदली है। ऐसे में बजट से उम्मीदें कुछ अलग हैं। महामारी के दौर में पेश किए जा रहे बजट की बातें इसी दौर की भाषा में अगर हम करें तो सबसे बड़ी उम्मीद है इनकम टैक्स की राहत वाली वैक्सीन की, यानी कि टैक्स फ्री इनकम का दायरा बढ़ाने की। महामारी से प्रभावित हुए किसान, छोटे मझोले व्यापारी और टूरिज्म सेक्टर को स्पेशल पैकेज की आस है। युवाओं को रोजगार का सपोर्ट चाहिए, तो इंडस्ट्री को लोन, टैक्स जैसी प्रोसेस में रिलैक्सेशन चाहिए। अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बात इस बजट को लेकर यही की जा रही कि इनकम टैक्स, इनकम पे जो आपके टैक्स लगता है उसका दायरा बढ़ाना चाहिए। 2014 में इनकम टैक्स की छूट 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की गई थी। इसके बाद ये बदली नहीं है। 2020 में नई व्यवस्था आ गई और इसे ज्यादा लोगों ने अपनाया नहीं। सेविंग्स पर छूट नहीं थी। नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करें तो 80C का दायरा बढ़ाने की डिमांड यहां पर चल रही है। किसानों की अगर बात करें तो सब्सिडी का समाधान चाहिए सम्मान के साथ। चुनावी साल है और इससे पहले दिल्ली में किसानों का आंदोलन खत्म ही हुआ है। बजट में किसानों को उम्मीदें भी ज्यादा हैं। सूत्रों के मुताबिक उम्मीदें पूरी भी की जाएंगी। इनमें 2 अहम है। पहली, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना। दूसरी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाया जा सकता है। हालांकि सब्सिडी बढ़ाने की भी डिमांड यहां पर देखी जा रही है। बात कर लें अगर हेल्थ और सोशल
वेलफेयर सेक्टर की तो हेल्थ सेक्टर के बजट में भी इजाफे की उम्मीद है। कोरोना की तीसरी लहर से हम जूझ रहे हैं। पिछली बार हेल्थ सेक्टर को करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बार इसे 50% और बढ़ाए जाने की उम्मीद है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पिछले 2 साल हेल्थ केयर का खर्चा 73% बढ़कर करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रहा, यानी कि 4.72 लाख करोड़ रहा। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और बच्चों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। मेडिकल और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए स्पेशल स्कीमों का ऐलान हो सकता है। गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए स्पेशल वेलफेयर स्कीम का भी ऐलान संभव है। असंगठित यानी कि प्रवासी मजदूरों को भी मिल सकता है विशेष पैकेज का तोहफा। बात कर लें अगर महिलाओं की, तो महिला वित्त मंत्री से स्पेशल ऐलान की उम्मीद महिलाओं को है। टैक्स छूट की भी उम्मीद महिलाओं को ज्यादा है। वित्त मंत्री खुद भी महिला है, ऐसे में देश की 60 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं की उम्मीदें भी ज्यादा हैं। महिलाओं की इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने की उम्मीद है। गोल्ड बॉन्ड पर ब्याज और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पर छूट बढ़ाई जा सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 25,000 तक बढ़ सकती है। गोल्ड बॉन्ड और इन्वेस्टमेंट पर छूट बढ़ने की उम्मीद। होम लोन में छूट की सीमा 2 लाख से बढ़ाने की डिमांड महिलाओं के द्वारा है। और सबसे महत्वपूर्ण, रसोई पर महंगाई का बोझ ना पड़े, इसकी उम्मीद विशेष तौर पर गृहिणियों ने एक वित्त मंत्री से, जो खुद एक गृहिणी है, से लगाई है। रेलवे की बात करें तो रेलवे का किराया हो सकता है ना भी बढ़े, पर नए प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पर होंगे। उम्मीद है कि चुनावों के बीच नई सुविधाओं का ऐलान किया जा सकता है, पर किराया बढ़ने के आसार कम है। पिछले साल 1.1 लाख करोड़ का बजट रेलवे को दिया गया था, फिर भी इसे 26,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा हुआ। ये सबसे बड़ी चुनौती लगभग हर वित्त मंत्री की, हर सरकार की होती है कि रेलवे के घाटे को कैसे कम किया जाए, कैसे रेलवे को मुनाफे में लाया जाए। कोरोना में कमाई का जरिया माल ढुलाई, तो फोकस फ्रेट कॉरिडोर पर रहेगा। हल्की ट्रेनें, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए पैकेज और निजीकरण पर बात की जा सकती है। रानी कमलापति स्टेशन, यानी कि जो पहले हबीबगंज था, उसकी तर्ज पर दूसरे वर्ल्ड क्लास स्टेशन की घोषणा हो सकती है। यात्रियों की जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा, किराया बढ़ने के आसार काफी कम है। कारोबारियों की अगर हम बात करें और जीएसटी की विशेष तौर पर, तो स्टार्टअप में बूम के लिए स्पेशल ऐलान की उम्मीद है। कोरोना के वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित कारोबार करने वाले ही हुए थे, फिर भले ही वो होटल व्यवसाय वाले हों, टूरिज्म सेक्टर के लोग हों या एक छोटा दुकानदार भी क्यों ना हो। सरकार ने पिछले साल भी इस वर्ग से जुड़े सबसे बड़े सेक्टर एमएसएमई के लिए स्पेशल पैकेज दिया था। यह पैकेज 15,700 करोड़ रुपए का था। इस बार भी ऐसे ही किसी स्पेशल पैकेज की उम्मीद कारोबारियों के द्वारा लगाई जा रही है, ताकि तीसरी लहर में यह सेक्टर कम से कम ग्रो कर सके। एमएसएमई के लिए पिछली बार के मुकाबले ज्यादा पैकेज की उम्मीद, जीएसटी स्लैब कम करने की उम्मीद, स्टार्टअप के लिए लोन टैक्स जैसी प्रोसेस आसान करने की उम्मीद, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या फिर यूं भी कहें कि टूरिज्म सेक्टर को टैक्स में कमी की उम्मीद, रियायतों की ज्यादा उम्मीद। अब अगर हम बात करें युवाओं की, तो बेरोजगारों को तो काफी उम्मीदें हैं ही सही, लेकिन एक ऐसी करेंसी की बात करें जिस पर काफी असमंजस की स्थिति में पूरा देश है। 1,70,00,000 से भी ज्यादा इस करेंसी को यूज करने वाले लोग हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की। सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट पर सस्पेंस है, ऐलान की उम्मीद है। मौजूदा समय में अगर बात की जाए तो क्रिप्टो करेंसी सबसे चर्चित और प्रचलित इन्वेस्टमेंट है। इस पर कानून सरकार लाने जा रही है। ऐसे में इसके रेगुलाइजेशन को लेकर बड़ी घोषणा की उम्मीद वो लोग लगा रहे हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है। सरकार क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल करेंसी बिल 2021 लाने जा रही है। हालांकि अब यह क्रिप्टो करेंसी लीगल की जाएगी या बैन होगी, इस पर अभी विवाद है। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवं संवाददाता ज्योति सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति, जानना चाहेंगे, महिला वित्त मंत्री हैं, महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं क्योंकि महिलाओं का बजट काफी बिगड़ा है कोरोना के इस पूरे कालखंड में। महंगाई की अगर हम बात करें तो गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इनके दामों की अगर हम बात करें, इनसे राहत मिलने की उम्मीद लगा रहे हैं लोग बाग। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे कोरोना काल में किसानों ने सबसे ज्यादा देश की आर्थिक स्थिति को संभाला है, तो उन किसानों को भी काफी उम्मीदें, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले किसान आंदोलन खत्म भी हुआ है। किस प्रकार से देखते हैं आप आज के इस बजट को?
बिल्कुल उमंग, देखिए कोरोना काल के बीच में अगर हम बात करें तो कोरोना संकट के बीच में और तीसरी लहर के बीच में ये बजट जो है वो पेश होने जा रहा है। और अब से देखिए कुछ ही देर में ये बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं। वित्त मंत्री देखिए अंदर पहुंच चुकी है पार्लियामेंट के अंदर, और जिस तरीके से वो बजट पेश करने की बात की जा रही है, अब से कुछ ही देर देखिए 50 मिनट ही बचे हुए हैं ये बजट पेश करने के लिए। और जैसे कि देखिए अगर हम बात करें तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि उन 5 विधानसभा चुनाव वाले जो राज्य हैं उनको लुभाने के लिए ये बजट जो है वो पेश किया जाएगा, उसके लिए खास होगा। और वहीं बात करें हम एग्रीकल्चर की, देखिए सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि सरकार को इस साल कितना जो बजट है सरकार का वो कैसा रहा और सरकार को कितना फायदा हुआ। अगर हम सरकार की सैलरी की बात करते हैं, आय की बात करते हैं, तो देखिए उसमें किसी भी तरीके का घाटा जो है वो सरकार को नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ती हुई आय जो है वो सरकार की दिखाई दी है। वही देखिए हम सब आते हैं उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पे। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इस साल अगर हम बात करें तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, और सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था जो है देश की वो किसानों ने संभाली है। देखिए लेकिन महंगाई की बात करें तो बाहर के देशों की बात करें तो दशकों से महंगाई झेल रहे हैं वो सारे देश, लेकिन हमारे देश में जिस तरीके से महंगाई जो है वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है, तो ये मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा हाइक पर है इस टाइम पर। और वहीं अगर हम बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो देखिए घेरते हुए भी लगातार विपक्षी पार्टियां दिखाई दे रही हैं केंद्र सरकार को, क्योंकि लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही है। तो देखिए महंगाई को लेकर हो सकता है कि निर्मला सीतारमण के पिटारे में महंगाई को लेकर भी हो कुछ राहत की बात हो। वहीं देखिए टैक्स को लेकर बात करें तो टैक्स की बात भी की जा रही है कि कई तरीके के टैक्स है जिनमें छूट देने की बात आम जनता जो है वो चाह रही है। वहीं देखिए बेरोजगारी की बात करें, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट देश में सबसे ज्यादा है, ऐसे में युवाओं को भी ये उम्मीद है कि जो बेरोजगारी है उसको लेकर थोड़ी राहत दी जाए। वहीं देखिए अगर हम देश में तमाम ऐसे मुद्दे, और सबसे बड़ी चुनौती निर्मला सीतारमण के सामने ये रहेगी कि कोरोना संकट है और ऐसे में तीसरी लहर भी है, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो हेल्थ सेक्टर पे दिया गया था। तो इस बार हेल्थ सेक्टर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अगर बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो ये कई सारे सेक्टर है जिन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। और हो सकता है कि निर्मला सीतारमण के पिटारे से एग्रीकल्चर के लिए कुछ खास हो। उसके अलावा बात करें हेल्थ सेक्टर, क्योंकि देखिए दूसरी लहर में काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पूरे देश को हुआ था, और ऐसे में जब तीसरी लहर है और ऐसे में बजट पेश होने जा रहा है और कुछ ही देर में निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करेंगी। देखिए पेपरलेस ये बजट होगा, पिछले साल की तरह निर्मला सीतारमण भी अंदर पहुंच चुकी है, और इसके अलावा बात करें बजट के जो पेपर्स है वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। और कुछ ही देर में देखिए ये बैठक होगी, पीएम नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे। बैठक होगी, बैठक के बाद औपचारिक रूप से इसका ऐलान कर दिया जाएगा आम बजट जो होगा। वहीं देखिए उमंग, हम विपक्षी पार्टियों की भी बात करें तो प्रतिक्रियाएं आना स्टार्ट हो गई है। मनोज झा जो कि विपक्षी दल के नेता माने जाते हैं, उनका साफ तौर पे प्रतिक्रिया आई है कि ये आम बजट है तो आम लोगों के लिए होना चाहिए। बेरोजगारी इस तरफ मुंह फाड़े बैठी हुई है, और ऐसे में बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है पिटारे में। एग्रीकल्चर की बात करें, किसानों के लिए कुछ नहीं है। किसान आंदोलन अभी हाल ही में खत्म हुआ, और ऐसे में किसान आंदोलन के लिए क्या है केंद्र सरकार के लिए। देखिए विपक्ष अपना जो है वो तंज कसते हुए के बीच निर्मला सीतारमण के पिटारे में क्या कुछ होता है, सबकी निगाहें जो है निर्मला सीतारमण के पिटारे पर ही है। और वो जो टैब है उन पर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कुछ ही देर में ये बजट आएगा। तो अब ये देखना होगा कि किन किन सेक्टर्स को, और खास तौर पे 5 राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव है उन राज्यों के लिए क्या कुछ खास होता है इस बजट में। बिल्कुल ज्योति, चुनावी बजट भी शायद इसीलिए इसको कहा भी जा रहा है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, और चुनाव को देखते हुए भी काफी कुछ इस बजट में खास रहने वाला है। कृषि की हमने बात कर ली है, बेरोजगारी की बात कर ली। अगर बात करें 2 और डिपार्टमेंट्स की हम बात करें, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर, और सबसे बड़ी बात रेलवे की अगर हम बात करें, रेलवे को घाटे से उबारने में तमाम जी तोड़ मेहनत सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन रेलवे का घाटा बढ़ता जा रहा है। तो रेलवे के लिए और हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर के लिए कैसा ये बजट रह सकता है ज्योति? कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उसका पैकेज बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी 5 लाख का बिल्कुल उमंग, देखिए अगर हम बजट की बात करें, सबसे पहले रेलवे की बात करते हैं, तो देखिए रेलवे के लिए भी जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि रेलवे के लिए ये बजट बहुत ही खास हो सकता है, क्योंकि बुलेट ट्रेन की बात करें, उसके बाद नई बोगियों की बात करें तो वो भी इसमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रेल का वो चेंज किया जा सकता है। तो रेल को लेकर भी इस बार का बजट जो है वो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि ट्रेन की लगातार बात की जा रही थी। और इसके बाद अगर हम करें हॉस्पिटल
हॉस्पिटैलिटी की। देखिए, तीसरी लहर के बीच में हेल्थ सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पिछली बार इसका खास ख्याल रखा गया था, तो इस बार भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि तीसरी लहर के बीच में जो हॉस्पिटैलिटी है उसको किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, तो इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। और वहीं अगर टूरिज्म की बात करें, देखिए टूरिज्म हमारे देश का सबसे अहम पॉइंट है और उसको बढ़ाने के लिए भी निर्मला सीतारमण के पिटारे में टूरिज्म के लिए भी खास हो सकता है। तो देखिए कई महीनों से ये बजट जो है वो खास होने वाला है और क्योंकि जिस तरीके से बजट पेश करने से कुछ ही देर पहले की हम बात करें तो शेयर बाजार में जिस तरीके से उछाल आया उमंग, ये काफी एक अच्छी बात है क्योंकि कुछ पॉइंट्स की बात करें तो देखिए 786 पॉइंट्स थे और उससे बढ़कर ये 17,000 से ऊपर का पॉइंट्स जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। वही सेंसेक्स भी देखिए कई जो शेयर बाजार में ये मार्केट में जो उछाल आया ये एक प्लस पॉइंट बताया जा रहा है। वहीं सरकार की आय की बात जब की जा रही थी तो देखिए कुछ जो एक घाटा जो है वो जो देखने को मिल रहा था वो इस साल नहीं मिला है, तो कई मायनों से काफी ज्यादा अगर हम बात करें प्रॉफिट जो है वो इस साल सरकार को हुआ है। तो अब कितना पैसा सरकार जो है वो इस बजट में लगाती है, सबकी उम्मीदें जो है वो इसी बजट पे टिकी हुई है। उमंग जी बिल्कुल ज्योति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करने वाली हैं। राष्ट्रपति से मिलने के बाद में अब एक कैबिनेट मीटिंग में इस बजट को औपचारिक रूप से स्वीकृति दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग में शामिल हैं। इस कैबिनेट मीटिंग के बाद में निर्मला सीतारमण सीधे लोकसभा का रुख करेंगी। वहां पर मोदी सरकार का 10वां और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 4था बजट आज पेश किया जाएगा। हर सेक्टर के लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। तीसरी लहर के बीच ये बजट आ रहा है, 5 राज्यों में चुनाव है, उसके बीच ये बजट आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ ही दिन पहले किसानों का आंदोलन खत्म हुआ है और देश की आर्थिक स्थिति को अगर किसी ने संभाला है तो देश के किसानों ने संभाला है। तो किसानों को लेकर भी काफी कुछ इस बजट में रह सकता है। और बात की जाए कि शेयर मार्केट जब से खुला है तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही काफी तेजी यहां पर देखी जा रही है, तो उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बजट काफी लोक लुभावना रह सकता है। तो आपको बता दें हर आम और खास को इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण आजाद भारत का 92वां बजट पेश करेंगी। आजादी के 75 सालों में अब तक 73 वार्षिक, 14 अंतरिम और 4 विशेष बजट पेश किए गए हैं। बजट आमतौर पर वित्त मंत्री पेश करते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आम बजट पेश किया था। सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 2020 में 2 घंटे 40 मिनट लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। दूसरा नंबर 2 घंटे 10 मिनट स्पीच देने वाले अरुण जेटली का है। आजाद भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। ये परंपरा सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश हुआ, तब वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे। खैर, इस बजट से हर सेक्टर को बहुत उम्मीदें हैं। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो महामारी के समय लाइफ सेविंग गैजेट्स के किफायती होने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल के इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। कोरोना के दौरान स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड जैसे गैजेट्स की डिमांड बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत ने 2021 में $16 अरब का निर्यात किया है, जो कि 2018 की तुलना में 2 गुना है। इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल पर कस्टम ड्यूटी रिवाइज्ड हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स का 65% आयात घटाने के लिए स्पेशल ऐलान संभव है। इलेक्ट्रॉनिक्स अभी 28% के जीएसटी स्लैब में है, इसे घटाया जा सकता है। स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जा सकती है। टूरिज्म सेक्टर की अगर बात करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट किसी सेक्टर पर पड़ा है तो वो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा है। टूरिज्म सेक्टर को भी
राहत की काफी उम्मीद है, क्योंकि कोरोना में सबसे ज्यादा मार इसी पर पड़ी है। लॉकडाउन के वक्त महीनों तक इंडस्ट्री में ताला ही लगा रहा। ऐसे में इस सेक्टर को सहूलियत की आस है। जीडीपी में 6.8% हिस्सेदारी वाले इस सेक्टर को लोन मोरेटोरियम मिल सकता है। टूरिज्म को इंडस्ट्रियल सेक्टर के बराबर का दर्जा मिलने की भी डिमांड काफी समय से की जा रही है। लोन और होटल रूम्स के किराए पर जीएसटी में रियायत संभव है। बढ़ावा देने के लिए स्पेशल पैकेज और रियायतों का ऐलान संभव है।